7 से पढ़ना ना, 7 से ना। चलिए 7वां देखिए। एक कंपनी में P, Q तथा R 3 मशीन ऑपरेटर है। तीनों ऑपरेटर P, Q तथा R क्रमशः 2%, 3%, 5% कार्य को अच्छा करते हैं, नहीं करते हैं, तथा P को कुल समय का 35%, Q को कुल समय का 40% तथा R को कुल समय का 25% लगता है। यदि एक कार्य अच्छा नहीं हुआ हो तो इसे P द्वारा कार्य किए जाने की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन पढ़कर तुरंत फील हो गया कि बेज की प्रमेय यहां पर लगेगी। उसी पे डाल लो, उसी पे डाल लो। तो बेज की प्रमेय यहां लगेगी। तो बेज की प्रमेय में हमें यहां पर मालूम है कंपनियां कितनी हैं, P, Q, R, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में घटना मानेंगे कौन कौन सी, E, E1, E2, E3। अब E किसे माना जाता है, जो घटना कंफर्म होती है उसे E मानते हैं। कार्य अच्छा नहीं हुआ हो, ये बात कंफर्म है। तो घटना E क्या है, E घटना कार्य अच्छा नहीं होने की घटना। अच्छा, तो E1 क्या बनेगा, E1 वो बनते हैं जिस बात को यहां पर कह रहा होता है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, इसे P द्वारा कार्य किए जाने की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर जो P, Q, R है इनको E1, E2, E3 मानेंगे। तो E1 क्या है, कार्य P द्वारा किए जाने की घटना, किए जाने की घटना। E2 क्या है, कार्य Q द्वारा किए जाने की घटना। E3 क्या है, P, Q, R द्वारा किए जाने की घटना। तो E1, E2, E3 कंफर्म हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनकी प्रायिकताएं निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताइए कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखेंगे तो आपको दिखेगा 35%, यानी 35 बटे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखेंगे 40%, अर्थात 40 बटे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 25%, यानी 25 बटे 100। काटेंगे बाद में जब जरूरत पड़ेगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 निकालेंगे। E1 मतलब ये कंफर्म है कि मशीन E1 यानी मशीन P द्वारा कार्य किया जा रहा है, और ये देखना है कि कार्य अच्छा नहीं हुआ है, कितने परसेंट ऐसा होता है। तो प्रश्न में साफ साफ लिखा 2%। कितना परसेंट, 2%, अर्थात 2 बटे 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2 कितना परसेंट, 3 बटे 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E3 5%, 5 बटे 100। ये तो पहले ही मालूम है कि बेज की प्रमेय लगने वाली है। तो क्या लिखेंगे, बेज प्रमेय से क्या बनेगी बेज प्रमेय, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कहां से आ जाता है, प्रश्न पढ़ो तो, किताब कहां तुम्हारी। तो इधर उधर देखो तब बताओ, फर्जी बोल रहे हो, जो भी बोलती हो सब गलत बोलती हो। तो इसे P द्वारा कार्य किए जाने की प्रायिकता है, तो P द्वारा किए जाने की प्रायिकता चाहिए। P को E1 घटना बोल रहे हो, E2 कहां से आ जाएगा। तो E1 चाहिए हमको, क्या चाहिए, बटे E, जिसका फॉर्मूला बना दीजिए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटे E3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मान कितना है? 35 बटे E बटे E1 2 बटे 100। फिर वही बात 35 बटे 100 2 बटे प्लस E2 40 बटे 100 40 बटे 100 गुणे 3 बटे 100 25 बटे 100 गुणे यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। ऊपर बन जाएगा 70 बटे 100 और ये यहां पर बन जाएगा 70 बटे 10,000 40 तिया 120 बटे 10,000 25 पंचे 10,000। ठीक है, 70 बटे 10,000 बटे यहां कॉमन ले लीजिए 10,000 लिख दीजिए पूरा लासा लेकर और ये बन जाएगा 70 प्लस 120 प्लस 100 ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा। ऊपर बन जाएगा 70 नीचे बन जाएगा 300 5 से काट लो 14 5 छंगा 30 5 तिया 15 7 दूनी 14 7 नेम तो आंसर आ गया 2 बटे 9। समझ गए? देखिए ये काटा क्यों नहीं यहाँ पर 100 ताकि यहाँ लासा लेने में दिक्कत ना हो। काट भी सकते हो बिना काट के भी लगा सकते हो जैसे तुमको ठीक लगे। नोट कर लो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। एक विद्यालय के छात्रों में से 55% छात्र हॉस्टल में रहते हैं तथा 45% छात्र हॉस्टल में नहीं रहते हैं। पिछले वर्ष यह देखा गया कि हॉस्टल में रहने वाले तथा ना रहने वाले छात्रों को 35% तथा 25% ए ग्रेड मिला है। वर्ष के अंत में विद्यालय के एक छात्र को यदृच्छा चुना गया और उसे ए ग्रेड मिला। कंफर्म कर दिया, ए ग्रेड मिला। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह छात्र हॉस्टल में रहने वाला है। जैसे पता चला कि एक घटना कंफर्म है, दूसरे की प्रायिकता पूछ रहा है, बेज प्रमेय लगने वाली है। और बेज प्रमेय हमको तुरंत ये बता देती है कि किसे मानना है ई और किसे मानना है E1 E2 E3। तो यहां पर हमको ई मानना है ग्रेड ए मिलना की घटना। ई किसे मानना है? प्रश्न नंबर 8 है, घटना ई क्या लिखोगे? ग्रेड ए मिलने की घटना। अब E1 और E2 किसे मानोगे? हॉस्टल में रहने वाले और हॉस्टल में ना रहने वाले, इनको मानना है। तो हॉस्टल में रहने की घटना, हॉस्टल में ना रहने की घटना, है ना। थोड़ा बहुत ज़्यादा
थ्योरी के पीछे मत भागो, हॉस्टल में न रहने की घटना, ठीक है। तो सबसे पहले बनाने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, हॉस्टल में रहने वाले की घटना। तो हॉस्टल में कितने बच्चे रह रहे हैं? 55%। 55% मतलब 55/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 45%, 45/100। इसके बाद अब ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 कितना है, यानी कि उन बच्चों की प्रायिकता बताओ जिनको ग्रेड ए मिला है और वो कहां से आए हों? हॉस्टल से आए हों। ये कंफर्म है कि हॉस्टल से आए हों। जरा प्रश्न पढ़ो आगे। पिछले वर्ष यह देखा गया कि हॉस्टल में रहने वाले तथा न रहने वाले छात्रों को 35% और 25% ए ग्रेड मिला है। तो रहने वाले को 35% और ना रहने वाले को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेड ए मिला लेकिन हॉस्टल में ना रहने वाले कितना? 25/100। बस सारी वैल्यू कंफर्म है। क्या लिखोगे? बेज प्रमेय से। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना चाहिए? उसे ग्रेड ए मिला है, ये कंफर्म है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह हॉस्टल में रहने वाला है, हॉस्टल में रहने वाला है E1/E। बस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। वैल्यू पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 55/100 इंटू E/E1 35/100, 35/100। फिर से वही बात लिखनी है, 55/100 गुणे 35/100 प्लस 45/100 गुणे 25/100। 5 से सब कट रहे हैं तो काट सकते हो। 5 से 11, 5 से 20, 5 से 7 20, 11 20, 7 20, 9 20, 5 20। और नहीं काटेंगे, कट रहा है लेकिन नहीं काटेंगे ताकि लासा में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो 77/400 बटे 77/400 45/400। तो ऊपर बन गया 77/400 और नीचे बन गया 77 प्लस 45/400 से 400 कट गया 77। 7 5 12 हासिल है, 7 4 11 1 12। अब कट रहा किसी से? 121 होता तो 11 से कट जाता, 7 से नहीं कट रहा। यही आंसर आ गया। क्लियर है? नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्यालय में 9वीं 10वीं 11वीं के छात्रों का प्रतिशत 40%, 50% तथा 10%, क्योंकि प्रतिशत लिखा हुआ है आगे।
यदि उनमें से 10% कला के, 12% वाणिज्य के तथा 15% विज्ञान के छात्र हों तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया छात्र 10वीं का है। यादृच्छिक चुना गया छात्र 10वीं का है। तो यहां पर बेज की प्रमेय लग रही है। कौन सी प्रमेय लग रही है? संपूर्ण प्रमेय लग रही है, क्योंकि यहां पर कोई कंफर्म घटना नहीं है। यहां पर केवल यही पूछ रहा है कि भैया चुना गया छात्र 10वीं का है, इस बात की प्रायिकता बता दीजिए। तो भैया जो यहां पर प्रायिकता पूछता है, संपूर्ण प्रमेय जब लगती है तो वहां पर क्या बताया गया आपको? जिस बात की प्रायिकता पूछेगा उसी को क्या मानेंगे? ई मान लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना अलग तरीके से चलेगा। ये इसकी थ्योरी कुछ डिस्टर्ब है। ई घटना, तो ई घटना क्या मानोगे? छात्र 10वीं का है, छात्र 10वीं के होने की घटना। अच्छा, जब ये ई हो गया तो E1, E2, E3 क्या होगा? हाँ, उनमें से 10% कला के, 10% कला के, 12% वाणिज्य के, 15% विज्ञान के। तो E1, E2, E3 इन्हीं को लिखा जाए, है ना? तो कला के होने की घटना। E2 क्या है? वाणिज्य के होने की घटना। और अगला है विज्ञान के होने की घटना। इतनी बात क्लियर है? अब हमको चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है? कला के होने की घटना 10%, यानी 10/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 12/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 15/100। यहां तक क्लियर है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, ये तो कंफर्म है कि वो 10वीं का है। ये कंफर्म है नहीं, ये कंफर्म है कि उसने करा ली है। 10वीं का होने की क्या प्रायिकता है? बस यही तो गड़बड़ है यहाँ। क्या बात, कहाँ खींची आ रही? गड़बड़ है ही कुछ। अरे वो सब में वैसे लिखा है, उनमें से 10% कला के। लेकिन समस्या ये है कि जैसे यहाँ पर क्या कह दिया आपने, ये कंफर्म है कला होने की प्रायिकता ई, इसकी निकाल रहे हैं, यानी कि 10वीं का होने का छात्र। फिर हमेशा निकालना तो वही है।
त्रुटि है? निश्चित, वरना जानते हो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, ये कुछ लगे नहीं करेगा। अगर जिस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां तो सीधे सीधे वो क्या कह रहा है कि चुना गया छात्र 10वीं का है। 10वीं के छात्र हैं कितने? 10वीं के छात्र देखो खाली 50, कितने में से? टोटल बच्चे कितने? 100 में से 0.5 प्रायिकता आ गई। केवल इतनी तो कह रहा है, यहां कला की कोई बात नहीं कर रहा। इतनों ने कला ली, इतने की वाणिज्य ली, इतने उन्होंने बोली, तो उनसे मतलब ही क्या है? जानते हो इनकी गलती क्या है इस प्रश्न में? इस प्रश्न में या तो वो ये कहता कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया छात्र 10वीं का ना कहे, या तो कला की बात करे, या तो वाणिज्य की बात करे, या तो विज्ञान की बात करे, तब क्वेश्चन लगेगा। ऐसे नहीं समझ पा रहे बात को? अगर उन्होंने ये कह दिया है कि चुना गया छात्र 10वीं का है, तो यहां तो बेज की प्रायिकता लग रहेगी कि नहीं, संपूर्ण योग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल कक्षा 9 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, होने की संभावना बटे अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल संभावना 10वीं का बच्चा चुनना है, टोटल बच्चे स्कूल में 100 हैं, 10वीं के बच्चे हैं कितने? 50। कितने में से? 50 बटे 100 आंसर आ गया, जिसको काटोगे 0.5 प्रायिकता आ गई। समझ गए? तो क्वेश्चन में यही त्रुटि है उनको, जहां पर ये लिख रखा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया छात्र 10वीं का है, उसकी जगह पर इनको क्या लिखना चाहिए था? या तो ये कला का पूछे, या वाणिज्य का पूछे, या विज्ञान का पूछे। तब हम लोग घटना अपनी चेंज कर लेंगे, यहां लिख देंगे वाणिज्य का होना, और यहां लिख लेंगे कक्षा 10 का, कक्षा 12 का, 11 का, कक्षा 12 का। बात समझ पा रहे हो? ये पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा, और इनके अकॉर्डिंग तो आंसर ये आ रहा है। क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये क्वेश्चन में त्रुटि है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आया जो बात हमने तुमको बताई है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर, एक कलश में 5 लाल 5 काली गेंदें, ये दृश्य एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने, अच्छा, रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती है, तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? समझ गए? तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। चलो इसको फटाफट लगा देते हैं ना। तो यहां पर क्या लगने वाला है? बेज की प्रमेय लगने वाली है। कलश में से एक गेंद निकाली जाती है और दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता। इतनी बात क्लियर है? तो यहां पर प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? कोई कंफर्म घटना दे रखी है? क्या कोई कंफर्म घटना है? काहे की प्रमेय लगेगी? संपूर्ण प्रमेय लगेगी। प्रमेय, ठीक है ना? संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय लगाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले ढूंढिए कि कलश कितने हैं। कलश तो एक ही है, उसमें से बॉल कितनी कितनी है? तो ये रहा कलश, जिसमें से रेड बॉल कितनी है? 5, और ब्लैक बॉल कितनी है? टोटल बॉल कितनी है? 10। इतनी बात क्लियर है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं? यहां पर घटनाएं मानेंगे। तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। जिस बात की प्रायिकता पूछता है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? ई घटना मान लेते हैं संपूर्ण योग में। तो घटना ई मानिए, दूसरी गेंद लाल होने की घटना। और E1 E2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये E1 E2 कैसे बनाएंगे? ये पहली गेंद के लिए बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? पहली गेंद। तो पहली गेंद कैसे कैसे हो सकती है? किस तरीके की गेंदें हैं इसमें? लाल और काली हैं। तो E1 पहली गेंद रेड होने की घटना, पहली गेंद
ब्लैक होने की घटना। चलो भैया, पहली गेंद के बारे में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, पहली गेंद रेड होगी, तो पहली गेंद रेड कैसे होगी? 5 गेंदें हैं लाल, कितने में से? 10 में से, अर्थात 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ब्लैक होने की घटना। ब्लैक है कितनी? अभी पहली गेंद की बात हो रही है, जो हो सकता है। 5/10 अर्थात 1/2। अब बनाने जा रहे हैं क्या? दूसरी घटना। दूसरी घटना तब होगी जब पहली हो चुकी होगी, और पहले में हमने इवन माना है। मान लिया कौन सी गेंद हो गई थी, कौन सी घटना हो गई थी? रेड वाली हो गई थी। पहली इवन क्या है? रेड। अब ध्यान से सुनो, अगर पहली रेड थी तो हुआ क्या था? पहली गेंद निकालते थे, रंग नोट करके उसको कलश में रख देते थे, पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद रख दी गई हैं। जब ये वाली घटना घटित हुई है, अब बताओ कलश में गेंदें कितनी पड़ी हुई हैं? रेड ब्लैक टोटल, रेड हो गई 7, ब्लैक है 5, टोटल हो गई 12। इसके अकॉर्डिंग जब ये घटना घटित हो चुकी है, क्योंकि हम ये कह रहे ना ये वाली घटित हो चुकी है, तो बनाओ भैया ये वाली घटना अगर घटित हो चुकी है, और हमें चाहिए क्या? चाहिए रेड ही। 7/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कब? E2 घटना जब घटित हुई हो, यानी ये वाले। अच्छा, ये वाली घटित हुई होगी तो फिर से सारी गेंदें बदल जाएंगी। रेड 5, ब्लैक 7, टोटल 12। ऐसा क्यों? क्योंकि जब पहली गेंद अगर ब्लैक निकली होगी तो ब्लैक का कलर नोट कर लिया गया होगा, वही गेंद उसमें रख दी गई होगी, और ब्लैक ही 2 एक्स्ट्रा गेंदें और डाली गई थी। तो अब की बार ब्लैक बढ़ेंगी, पिछली बार क्या बढ़ गई थी? क्योंकि निकाली गई गेंद कैसी थी? तो लाल ही 2 गेंदें डाली जाएगी, और अब की बार जो गेंद निकाली गई वो कैसी है? ब्लैक है। तो जो 2 एक्स्ट्रा गेंद डाली गई वो भी कैसी डाली जाएंगी? ब्लैक ही डाली जाएंगी। तो ब्लैक है तो ब्लैक डाली जाएंगी। तो यहां पर अब की बार, और दूसरी घटना में कौन सी गेंद निकाल रहे हो? रेड पर ही ध्यान दो। तो रेड कितनी है? 5। यहां पर गलती होती है, बच्चे 7/12 लिखते हैं, 5/12 ही लिखना है। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? अब लगा दीजिए कौन सी प्रमेय? संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय। क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। और घटनाएं हैं 2 ही हैं। वैल्यू पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 5/12। तो 7/12 दूनी 12 दूनी 12/12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1/2। बताओ क्या समझ में आया? नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद हैं, और एक अन्य थैले में 2 लाल 6 काली गेंद हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। लो भैया, एक कंफर्म घटना दे दी। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। बेज की प्रमेय लगने वाली है। तो जो बात कंफर्म है वही तो हमारी ई बनती है। क्वेश्चन नंबर 11। अब बताओ घटना ई क्या बनेगी? जो कि लाल है। तो भैया रेड गेंद
होने की घटना, रेड गेंद होने की घटना। ठीक, इतनी बात पता चल गई। आगे बढ़ते हैं। E1 E2 E1 E2 बनाओगे तुम पहले थैले को चुनने की घटना, E2 बनेगी दूसरे थैले को चुनने की घटना। पहले थैले को चुनने की घटना। E2 क्या है? दूसरे थैले को चुनने की घटना। चलो भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालते हैं। दो थैले हैं तो उनकी प्रायिकता 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दो थैले हैं तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, पहला थैला चुन लिया गया है, उसमें से लाल गेंद निकालो। पहले थैले से निकालो लाल गेंद भैया। पहले थैले में 4 लाल 4 काली, 4 लाल 4 काली, और लाल गेंद ही निकाल रहे हो, तो 4/8। नहीं समझ में आया? अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 भी आ गया होगा समझ में। अब की बार कंफर्म है कि दूसरा बैग चुन लिया है। दूसरा चुन लिया तो केवल दूसरा ही देखो। 2 लाल 6 काली, तो लाल गेंद कितनी? 2, कितने में से? 8 में से 1/4। बेज की प्रमेय लग रही, तो बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय लगा दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या चाहिए हमको? E/E1/E। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, E/E1 1/2, 1/2 गुणे 1/, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2, 1/4, 1/4, 1/4, 1/8, 1/4, लासा 8, 4 दूनी और 1, 1/4, और ये लिखा 3/8, तो पलट कर क्या बन जाएगा? आंसर आ गया 2/3। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया?